नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे और भाग 5 में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया और मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे संसद को, ठीक है। और संसद का जो विकास है उसको देखेंगे कि कहाँ से हमारे संसद की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, तो शुरू करते हैं। संसद। साथियों, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के 3 भाग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है न्यायपालिका और तीसरा होता है कार्यपालिका। साथियों, ये 3 अंग या 3 भाग किसी भी सरकार को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। ये जो व्यवस्थापिका है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जाना जाता है। यानी व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। हमारे देश में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से विदेशों में जो है, हम अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहां पे जैसे बात करें हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जापान में डाइट के नाम से जाना जाता है। ईरान में मजलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, ईरान में मजलिस के नाम से जाना जाता है, जापान में डाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेपाल में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से संसद के विभिन्न देशों में विभिन्न नाम पाए जाते हैं। पार्लियामेंट, संसद को हमारे यहां भी पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं। और क्यों जानते हैं? साथियों, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज किया है, ठीक है, और उन्होंने अपना राज चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम और कानून तो बनाए ही हैं। और उन नियम और कानूनों का विकास जो है हमारा संसदीय विकास कहलाता है। उन्हें समय समय पर अपने शासन की सुविधा के अनुसार उसमें इंप्रूवमेंट किया है या उनमें विकास किया है। चूंकि हमारी संसदीय प्रणाली, हमारी जो ये संसदीय प्रणाली है, ये कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। ये जो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली, इसको हमारे यहां पे क्या कहा जाता है? या तो इसको बोला जाता है ब्रिटिश मॉडल। हमारे यहां पे संसदीय जो प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसे किस नाम से जाना जाता है? या तो जाना जाता है ब्रिटिश मॉडल के नाम से, और इसी को दूसरा एक नाम और है वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये जो संसदीय प्रणाली है, संसद के 3 भाग होते हैं। किसी भी सरकार के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक उसी प्रकार से संसद के भी 3 भाग होते हैं, क्योंकि हमारे जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 79 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत संघ के लिए संसद होगी और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। और वो जो 2 सदन होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा होंगे। अर्थात संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। साथियों, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है, और संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भी एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी कार्य
या संसद की कार्रवाई, संसद में कोई भी बिल या प्रस्ताव रखा जाता है, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। लेकिन एक बात यहां पे जरूर याद रखने लायक क्या है कि संसद के भाग तो 3 होते हैं, यानी 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन 2 ही होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होती है। यानी संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के भाग 3 होते हैं जिसमें राष्ट्रपति शामिल होता है, और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के भी 3 भाग या 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है साथियों, ये जो संसद है ये कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदनों से। कौन कौन से सदन है वो? लोकसभा और राज्यसभा। अब हमारे संसद का विकास हुआ कैसे? साथियों, एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 1757 जो प्लासी का युद्ध था वहां से लेकर के 1947 तक राज किया है, और ये जो लगभग 200 वर्षों का समय था, इसमें उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए समय समय पर कुछ नियम, कानून या अधिनियम बनाए हैं, और उन कानूनों का ही जो विकास है वो हमारा क्या कहलाता है? संसदीय विकास कहलाता है। ठीक है, हमारे यहां पे लोकसभा और राज्यसभा का नाम पहले लोकसभा या राज्यसभा नहीं था। अगस्त 1954, यानी कि अगस्त 1954 से पहले ये लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे। अगस्त 1954 के बाद में इनका नाम लोकसभा और राज्यसभा पड़ा। अगस्त 1954 से पहले जो हमारी लोकसभा है उसका नाम तो था हाउस ऑफ कॉमन, और जो राज्यसभा है उसका नाम था स्टेट ऑफ काउंसिल। ठीक है साथियों, तो धीरे धीरे विकास तो हुआ ही है। पहले हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा थी, जिसे वर्तमान क्या कहते हैं हम? लोकसभा, और आओ स्टेट ऑफ काउंसिल राज्यसभा। साथियों, हमारे यहां पे लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है जहां लोकसभा को निम्न सदन या राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया हो। ये जो निम्न सदन लोकसभा को और राज्यसभा को उच्च सदन का जो प्रक्रिया है, या जो व्यवहार में ये चीज आई है, ये कहां से आई है? ये जो व्यवहार में चीज आई है ये आई है इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली ली ब्रिटेन से, तो वही मॉडल लिया हुआ है। तो वहां पे जो हमारे यहां पे लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। ठीक है साथियों, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है, और जो राज्यसभा है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। साथियों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सदन है वो वहां पे उच्च सदन कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स आम लोगों का सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो वहां के संपत्ति, या हम ये कहें अमीर जो रसूखदार लोग थे उनका सदन था। वो लोग यहां पर आके निर्वाचित होकर बैठते थे, इसलिए वहां पे उसको उच्च सदन कहा जाता था और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लोकसभा आम लोगों का सदन है, और राज्यसभा जो थी इंग्लैंड में वो कैसी थी? अमीर लोगों का, रसूखदार या जो रुतबेदार लोग हैं उनका सदन है वो। ठीक है साथियों, तो इसलिए हमारे यहां पे लोकसभा का नाम निम्न सदन और राज्यसभा का नाम उच्च सदन पड़ा। एक दूसरा कारण और भी, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, जिसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और उसका जो कार्यकाल है वो लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। अगर सारी बातें मतलब सामान्य रहती हैं
तो फिर वो 5 साल तक, अधिकतम 5 साल तक एक बार में कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि ये जो संसदीय विकास हुआ कैसे। साथियों, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उससे लेकर के और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बीच में बहुत सारे अधिनियम सरकारों ने अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे अधिनियम निकाले अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उन्हीं जो अधिनियमों में हमारी संसद का विकास देखा जा सकता है। तो पहला क्या देखते हैं हम, 1833 का चार्टर अधिनियम। साथियों, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या दिया गया है या उसमें क्या उल्लेख किया गया है, अंग्रेजों ने क्या नियम बनाए। देखो, 1833 से पहले एक अधिनियम आया 1813 में, और 1813 का जो अधिनियम है उसमें क्या किया गया कि जो अंग्रेज सरकार या ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका जो व्यापार का एकाधिकार था भारत में, उसको खत्म कर दिया गया 2 वस्तुओं को छोड़ के। किसको? चाय और चीनी को छोड़ करके, और सभी वस्तुओं पर से एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 से पहले भी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है ना, 1792 में एक्ट आया, फिर 1813 में एक्ट आया, फिर 1833 में एक्ट आया। तो इस प्रकार से ये जो संसदीय प्रणाली है ये निरंतर विकास करती रही। ये जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो पहली बात तो क्या है इसमें कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया। और दूसरा क्या किया कि जो 1813 में 2 वस्तुएं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ी थी व्यापार करने के लिए एकाधिकार के रूप में, उनके ऊपर से भी क्या कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। या कहें कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, उसके बाद में 1853 में एक अधिनियम आया जिसमें योग्यता के आधार पर खुली भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। यानी जिस भी व्यक्ति में योग्यता है, जो पढ़ा लिखा है, किसी पद के लिए योग्य है, तो वो खुले रूप से कंपटीशन में आकर के और उसके लिए अप्लाई कर सकता है या उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, 1854 में मैकाले 1854 में मैकाले शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, जो आज वर्तमान में चल रही है। भारत में जो आज वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी है, मैकाले शिक्षा प्रणाली है। उसके बाद में 1858 में एक अधिनियम आया, और 1858 का जो अधिनियम है उसके तहत जो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे सीधा कहां चला गया, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का शासन की निकल गया और कहां चला गया, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। उसके बाद में 1862 में एक अधिनियम और आया, 1862 में अधिनियम आया। उसके बाद में 1892 में अधिनियम आया। ठीक है, 1892 में जो अधिनियम आया उसमें 3-4 बातों का उल्लेख किया गया। पहला कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या किया गया, चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और तीसरा, बजट पर बहस। क्या किया गया? बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। यानी कि पहला क्या हुआ कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई पहली बार। दूसरा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा कि बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। ये जो बातें हैं ये 1892 के अधिनियम में हुई। इसके अलावा जो राज्य परिषद थी, राज्य परिषद में 16 व्यक्तियों या 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? 16 सदस्यों की, जिसमें से 4 लोग अप्रत्यक्ष रूप से और बचे हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति थे। ठीक है। 1892 के बाद में अधिनियम आया 1909 का। साथियों, 1909 का अधिनियम आया, इसे मोर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोर्ले मिंटो अधिनियम। साथियों, मोर्ले मिंटो कौन थे? मोर्ले वायसराय था और मिंटो सचिव था। तो इन दोनों के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है, जिसे मोर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ये जो 1909 का अधिनियम आया, इसमें एक तो 1892 का जो अधिनियम था, जिसमें 3-4 बातों का उल्लेख किया गया था, इनमें सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 में। 1909 में क्या किया गया कि उपचुनाव प्रणाली शुरू की गई। ये चुनाव के बाद में उपचुनाव भी करवाए जा सकते हैं। दूसरा, 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और 1909 में क्या किया है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न के ऊपर प्रश्न, यानी आप अगर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा उसी मुद्दे पर दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। तीसरा था बजट पर बहस। तो बजट पर जो है बहस का अधिकार दिया गया था। ये क्या था कि बजट रखने के बाद में बहस होती थी। और 1909 के अधिनियम में बजट से पूर्व बहस करने का भी क्या रखा गया? प्रावधान रखा गया कि बजट से पहले भी बहस की जा सकती है। ठीक है साथियों। तो 1800, पहली बात तो क्या कि 1892 के अधिनियम में क्या किया गया? सुधार किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हुआ वो क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति या सीटों का आवंटन कर दिया गया। मुसलमानों को अलग से सीटें आवंटित कर दी गई। तो इसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक आधार पर सीटों का आवंटन, यानी कि मुसलमानों को कुछ सीटें आवंटित कर दी गई जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते हैं। इससे किसकी शुरुआत हो गई? फूट डालो राज करो की। फूट डालो राज करो की जो नीति की शुरुआत हुई वो 1909 के जो अधिनियम है, मोर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके द्वारा की गई। ठीक है साथियों। इसके अलावा 1909 के बाद में अधिनियम आया 1919 का। 1919 का जो अधिनियम आया, इसमें क्या किया गया कि एक तो केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना हुई, यानी 2 सदन, विधानसभा और राज्य परिषद। तो एक तो केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना हो गई। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना हो गई। पहले जो एक राज्य परिषद जो एक सदन हुआ करता था, अब वहां पे एक की जगह 2 सदन की स्थापना कर दी गई। दूसरा क्या हुआ कि सिख और ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का
उल्लेख कर दिया गया कि जिस प्रकार से 1909 में सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को सीटों का बंटवारा किया गया था, सीटों का आवंटन किया गया था, ठीक उसी प्रकार से 1909 का जो अधिनियम 1919 के अधिनियम में सिख और ईसाइयों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। ठीक है। 1924 में एक आयोग था, ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना 1924 में की गई। ठीक है। उसके बाद में कौन सा अधिनियम आया? 1935 का अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम। क्या कहते हैं उसको? भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया? एक तो सीटों को बढ़ाया गया, सीटों को, अधिकारों को बढ़ा दिया गया। जो पहले 16 सीट थी उसको बढ़ा करके 1919 में 60 सीटें की गई थी और उन 60 सीटों को और ज्यादा बढ़ाया गया, अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा क्या किया गया कि जो मतदाता थे, जो वोट डालने वाले थे, उनकी संख्या बहुत सीमित थी। किनको वोट डालने का अधिकार किन लोगों को दिया गया? संपत्ति के आधार पे, संपत्ति के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया गया। संपत्ति के आधार पर कैसे? कि जो जिन व्यक्तियों के पास ज्यादा संपत्ति है, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वो ही वोट डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई वोट नहीं डाल सकता। ठीक है साथियों। दूसरा कि सांप्रदायिक आधार पे मतदाताओं का विभाजन। सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का विभाजन कर दिया गया। इस समय लगभग या केवल 15% लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया। यानी कि जो अमीर या जो रसूखदार लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या किया गया? वोट डालने का अधिकार दिया गया। उसके अलावा लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इतने मतलब कितने लोग थे ऐसे जिनको वोट डालने का अधिकार दिया गया? वो थे लगभग 15% लोग। और इन 15% लोगों के अलावा किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा क्या किया गया कि जो 2 सदन रखे गए 1919 में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी कि केंद्र स्तर पर विधानसभा और राज्य परिषद 2 सदन रखे गए थे, उनको यथावत रखा गया। उनमें सीटों को बढ़ाया गया और अधिकारों को भी बढ़ाया गया। तो इन अधिनियमों के तहत हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसका विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा कि 1813 में का जो अधिनियम था उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो वेस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो एकाधिकार था व्यापार पे, उसमें चाय और चीनी को छोड़ के सभी वस्तुओं पर से एकाधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया गया। 1833 का जो अधिनियम आया उसमें चाय और चीनी को भी एकाधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्ण अधिकार था व्यापार पे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। फिर 1853 का अधिनियम आया जिसमें योग्यता के आधार पर खुली भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।
1854 में मैकाले शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। 1858 में भारत का शासन सीधा कहाँ चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। 1862 में एक अधिनियम आया जिसमें वायसराय गवर्नर जनरल का जो पद था उसकी जगह वायसराय का पद बनाया गया और सचिव के नए पद का क्या हुआ? सर्जन हुआ। उसके बाद में 1892 का अधिनियम आया। 1892 का जो अधिनियम था उसमें चुनाव प्रणाली शुरू की गई, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और इसी के साथ साथ बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। फिर 1909 का अधिनियम आया। 1909 का अधिनियम था उसमें जो है 1892 का जो अधिनियम था उसमें सुधार किया गया। सुधार कैसे? कि जो चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी तो उसके साथ उपचुनाव प्रणाली शुरू की गई, यानी उपचुनाव भी हो सकता है। जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था तो उसके साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा जो बजट पर बहस करने का अधिकार था वो बाद में बजट से पहले बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है साथियों, राज्य परिषद में 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, जिनमें से 4 तो अप्रत्यक्ष रूप से और बाकी 12 बचे हुए प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य थे। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिससे फूट डालो राजगुरु की नीति की शुरुआत हो गई। फिर 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम में सिख और ईसाइयों को भी प्रत्यक्ष चुनाव सीटों का आवंटन कर दिया गया और जो राज्य परिषद की 16 सीटें थी उसको बढ़ाकर के 60